नमस्कार, मैं पूर्वा त्रिवेदी आप सभी का हमारे कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज का विषय है सेवा ही संकल्प है। सेवा। जी हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन व्यक्तित्व से आपका परिचय करवाते हैं जिन्होंने अपना जीवन सेवा को समर्पित कर दिया है। सेवा चाहे मानव की हो, सेवा चाहे प्राणियों की हो, चाहे सेवा हो पर्यावरण की। और आज इस कार्यक्रम में यानी आज के हमारे इस अंक में हम आपकी भेंट करवाने जा रहे हैं ट्राई फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अजय सिंह सिसोदिया जी से। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में बुलाया है। इतने सारे कार्यक्रम आ रहे हैं आजकल न्यूज़ चैनल में, टेलीविज़न पर और विभिन्न जगहों पर, लेकिन इस तरीके के कार्यक्रम बहुत ही कम है, तो आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जी धन्यवाद अजय जी। सबसे पहले कि जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि ट्राई फाउंडेशन, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि आखिर ट्राई फाउंडेशन क्या है। देखिए, 2015 में लगभग 8-9 वर्ष हो गए हैं इसकी शुरुआत हुई। और इसका फुल फॉर्म जो है ट्राई का, ये 3 शब्दों से बना है, 3 अक्षर हम बोल सकते हैं, अल्फ़ाबेट TRY। तो थिंकिंग राइट फॉर यू, T से थिंकिंग, R से राइट एंड Y से यू। जो भी आपके लिए सही है, समाज के लिए सही है, हम वो कर रहे हैं। हमको प्रेरणा इस कार्यक्रम की इसलिए मिली कि हम लगातार देख रहे थे कि दुनिया में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, प्लास्टिक की समस्या है, एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो हमको इस कॉज ने हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और हमको ऐसा लगा कि इन्वायरमेंट के नाम पर सिर्फ वृक्षारोपण ही पर्याप्त नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। भले ही हमारी जो भी दिनचर्या हो, हम कहीं कुछ भी काम करते हो, लेकिन कुछ समय तो हमको समाज को देना होगा। तो इस तरीके से संस्था की शुरुआत हुई। तो अभी तक आपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? देखिए पूर्वा जी, पहला प्रयास तो हमारा यही था कि हमको प्लास्टिक फ्री मध्य प्रदेश करना था, जो कि कैंपेन हमने आते ही लॉन्च किया। और फिर कुछ समय पहले उसको मध्य प्रदेश शासन ने भी बहुत सराहा। मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली उसको लेकर ट्वीट भी किया और दुनिया भर को बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब प्लास्टिक फ्री मध्य प्रदेश बोलने से तो मध्य प्रदेश प्लास्टिक फ्री हो नहीं जाता, क्योंकि प्लास्टिक हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। जी, हम लोग बिल्कुल, सुबह से लेकर जी, सुबह जो पहला मिल्क पैकेट आता है वो भी आम तौर पर प्लास्टिक का ही होता है। तो हमको लोगों को धीरे धीरे इसकी हैबिट डेवलप करनी थी। तो हमने वीकली प्लास्टिक उपवास शुरू किया कि कम से कम एक दिन आप प्लास्टिक यूज़ ना करें, क्योंकि प्लास्टिक अकेला ऐसा मटेरियल है जो कि डीकम्पोज नहीं हो रहा है। उसके बाद हम काम करते गए, हमारे साथ लोग जुड़ते गए। आज हमारे साथ हजारों वॉलंटियर्स जुड़ चुके हैं। और जब हमारा काम बहुत ज़्यादा लाइट में आ गया लोगों की, हालांकि हम लोग बहुत प्रचार प्रसार करने से बचते रहे, लेकिन लोगों ने हमको ये बोला कि आप करेंगे नहीं तो समाज मोटिवेट कैसे होगा, आप जब तक दिखोगे नहीं तो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं। और जब हम लाइट में आए तो फिर विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारी वो हमसे जुड़ी और हमारे साथ उन्होंने 3 लाख वृक्षारोपण, मतलब 3 लाख पौधे लगाने का कार्यक्रम शुरू किया, जो कि 3 लाख वृक्षारोपण 3 लाख पौधे, जो कि मध्य प्रदेश का और मध्य भारत का सबसे बड़ा वृक्षारोपण कार्यक्रम है। तो हमारा सौभाग्य था कि इतनी बड़ी संस्था हमारे साथ आई। और इस तरीके से हम लगातार अभी काम कर रहे हैं, लोगों को सचेत भी कर रहे हैं कि प्रकृति को हम यदि खराब ना भी करें तो कम से कम कुछ ऐसा योगदान जरूर दें सोसाइटी को कि लोगों को लगे कि आपने कुछ और एड ऑन भी किया है। मतलब कचरा फैलाना से रोकना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कचरा फैलाओ ना, जी है ना। हमको जंगल नहीं बचाने, हमको पेड़ काटने से बचना है। तो छोटे छोटे मुद्दे बनाए और अब टच हो रहा है लोगों को और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जो पर्यावरण संरक्षण के लिए इतना अति उत्तम प्रयास कर रहे हैं, सभी को आगे जो है प्रेरणा भी दे रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी अजय जी कि इस समय जो आधुनिकीकरण चल रहा है, आधुनिकीकरण का दौर है, इतना ज़्यादा कहते हैं कि भारत जो है अभी ऊंचाइयों को छू रहा है, फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, औद्योगिकरण हो रहा है, तो मैं चाहूँगी इस पर भी आप कुछ प्रकाश डालें कि बढ़ते कदमों के साथ, मतलब हम आगे भी जा रहे हैं, तो किस तरह से इसको नियंत्रित करके हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। देखिए, इसका जो मूल कारण है, मुझे ऐसा लगता है कि हमको ना मिनिमलिस्ट होना होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मित वे ही होना होगा, है ना। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। कई बार लोग शेव कर रहे होते हैं घरों में और उनका वो वाटर टैप ऑन होता है और पानी लगातार बह रहा होता है। एक एक बूंद जल की बहुत कीमती होती है। आप लाइट कई बार घर में खुली हुई छोड़ जाते हैं तो उसके लिए पावर कंज्यूम हो रहा है। और जैसे जैसे लोग संपन्न होते जा रहे हैं ना, पूर्वा जी, मान लीजिए एक घर में 2 लोग हैं लेकिन कारें 3 होती हैं,
तो वो हर एक कार में एसी लगा हुआ, उसमें कार्बन कुछ ऐसी गैसेस हैं जो उससे निकल रही हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। यदि हम मिनिमलिस्ट हो जाएं तो उद्योग पे भी दबाव कम होगा। अभी इंडस्ट्रीज पे प्रेशर बहुत है, कंपटीशन का टाइम है, वो लोग लगातार उनको प्रोडक्शन करना होता है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस आ गई है, अब वेस्टेज को भी लेके रिसाइकिल किया जा रहा है, फॉरेस्ट को लेके बहुत सारी गाइडलाइन आ गई है। लेकिन यदि हम लोग मितव्ययी बनेंगे, हम जितना हो सके हम जल की, ऑक्सीजन की, छोटी छोटी चीज़ों की यदि हम कीमत सही आंकना सीख जाए, जो कि कोरोना की सेकंड वेव ने हमको सिखा भी दिया कि ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है, जो हमको वैसी मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते। मिनिमलिस्ट होना पड़ेगा। आप प्लास्टिक को लेकर इतनी अवेयरनेस जो लेकर आ रहे हैं, तो अभी तो आपने देखा कि प्लास्टिक का यूज़, जैसा कि आपने बताया कि हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, तो और क्या ऐसे प्रयास हो सकते हैं जिससे हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग में लेकर आएँ और अपने पर्यावरण को हम संरक्षण दे सकें? देखिए, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होती है जब आप मार्केट जाते हैं और छोटे छोटे जो दुकानदार है जो कि आपको कागज़ का या कपड़े का थैला देना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो आप एक प्रयास तो ये कर ही सकते हैं कि ऑल द टाइम अपनी गाड़ी में अपने साथ आप कोई ऐसा बैग रखें जो कि डीकम्पोज हो सकता हो, जो कि एनवायरनमेंट के अनुकूल हो। क्योंकि एक छोटा सब्जी वाला जो कि एक सब्जी पे 1 रुपये 2 रुपये 1 किलो बेच के कमा रहा है, तो वो तो इतना अवेयर नहीं हो सकता है। उसकी लड़ाई तो उसकी ज़िंदगी की चल रही है। तो ये तो हमको सोचना होगा कि हम अपने साथ वो छोटी छोटी चीज़ें कैरी करें। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ पूर्वा जी, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक जो हमें रोड पे पड़ा हुआ मिल रहा है वो होता है स्ट्रॉ, वो जिससे आप फ्रूटी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और दुनिया भर की चीज़ें पीते हैं। और बहुत सारे अभी इन्वायरमेंटलिस्ट ऐसे आ गए जो अपने बैग में एक स्टील का स्ट्रॉ रखते हैं, और वो मिलता है बाजार में, बहुत पॉपुलर हो गया ऑनलाइन भी। आप वो रख लें, आपको सड़कों पे स्ट्रॉ मिलना बंद हो जाएगी। आप जो भी पी रहे हैं आप ही को पीना है, एक स्ट्रॉ रखिए, उसको धो के वापस। आप देखिए ना, अभी हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन बॉटल और लंच बॉक्स वो अमूमन प्लास्टिक के ही यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें प्लास्टिक की हैं। लेकिन अभी क्या हो गया कि बच्चों के जो प्रोडक्ट अच्छे बन रहे हैं उसमें जो प्लास्टिक होती है वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। प्लास्टिक में भी कई ग्रेड होते हैं, तो उसमें माइक्रॉन्स होते हैं जिसके हिसाब से प्लास्टिक मेजर की जाती है। जो ये नॉर्मल पॉलीथीन होती है ना, जिसको हम भोपाल में बोलते हैं कि वो पन्नी या कोई ऐसा, उसमें दिक्कत है, वो डिकम्पोज नहीं होती है। स्ट्रॉ की जो प्लास्टिक है वो बहुत चीप क्वालिटी की होती है। लेकिन अब जो प्लास्टिक आ रही है, जो बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इन प्लास्टिक से बहुत बेटर है। जी, जैसा कि अभी आपने बात की पॉलीथीन्स वगैरह की, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज़ पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है कि प्लास्टिक के थैले, कागज़ के थैले आजकल चल रहे हैं और जो है प्लास्टिक पर बैन लगाया जा रहा है। लेकिन आपने देखा हो कि मार्केट में 50% से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसे हैं जो प्लास्टिक या पॉलीथीन में ही हम लोगों को दिए जाते हैं। तो इन चीज़ों पर कैसे हम थोड़ा सी रोक लगा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जन चेतना की बात है। सरकार कुछ प्रयास कर सकती है, कुछ नियम बना सकती है, अल्टीमेटली वो कर तो आप ही लोगों के लिए रही है, तो हमको भी थोड़ा सचेत होना होगा। हम खुद उस प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें। यदि आप किसी शॉप पे जा रहे हैं और आपके पास एक बैग है, तो आपको उससे प्लास्टिक लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका प्लास्टिक कंजम्पशन कम हो जाएगा। और जो मैंने आपको अभी मेज़र बताए, तो गवर्नमेंट गाइडलाइन बना सकती है, वो हर जगह जा नहीं सकते। हम लोग डेवलपिंग नेशन है, हम लोग अभी बहुत विकसित नहीं हुए हैं। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत काम होना बाकी है। अभी भी यहाँ पे शुद्ध पानी की लड़ाई है, शुद्ध हवा की, रोजगार की, बहुत बेसिक मुद्दों पे कंट्री काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो थोड़ा सा हम भी सचेत रहें। हाँ, यानी मिलकर हम सबको प्रयास करना चाहिए, तभी अपने पर्यावरण का जो संरक्षण है वो पूरी तरह से संभव हो पाएगा। बिल्कुल, और इस पर्यावरण में हमें ही रहना है। जी बिल्कुल। अजय जी, आपका एक और परिचय है कि आप मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहूँगी जिस तरह से आप पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इसमें मीडिया की क्या भूमिका है? बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है पूर्वा जी, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर होते हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों से हम मिल पाते हैं। तो मान लीजिए कोई नीति बनने की बात है, तो जो मंत्रालयों के अधीन होता है या मंत्रियों के पास जो पावर होती है, तो मीडिया के पास वो एक एक्सेस होती है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ जो मेरे को लगता है, जो मुझे लाभ होता है, वो ये होता है कि हम दिखा पाते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, चैनल पे, तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि हमको समझ होती है। यदि हमको दिखाना ही है तो हमको समझ होती है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक ले जा पाते हैं। वो हमारे पास ऑलरेडी एक माध्यम होता है, और उसको ले जाने के पीछे रीज़न यही क्योंकि हम लोग फंडिंग किसी से लेते नहीं है। ट्राई फाउंडेशन ने कभी किसी से फंड नहीं लिया आज तक। ये मैं आपके चैनल पे बहुत विश्वास से कह सकता हूँ। हम लोग जो करते हैं आपस में करते हैं और खुद ही हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और जितना हम कर पाते हैं हम उतना ही करते हैं। फिर भी कुछ लोग आगे से वॉलंटियर होकर आगे आते हैं। तो मीडिया की वजह से लोगों को एक क्रेडिबिलिटी ये जरूर बनता है कि ये संस्था जो भी कार्य कर रही है,
क्योंकि हम लोगों को ब्रेड एंड बटर की लड़ाई नहीं है, रोटी की लड़ाई नहीं है, ये अब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम हो रहा है। परमात्मा की कृपा से हम लोग सेटल्ड है अपनी अपनी दुनिया में, इसलिए हम इतना सोच भी पा रहे हैं, तो वो भी एक मीडिया का आयाम है जिससे मैं कंफर्टेबल होता हूँ। जी बिल्कुल। अभी हमारे पूरे विश्व ने कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ी है और बहुत हद तक तो हम जीत पाए हैं, लेकिन अभी भी कुछ अंश जो है वो रह गया है। आप क्या कहना चाहेंगी, अगर पर्यावरण की इसमें या संरक्षण की क्या भूमिका है? अगर हम सभी प्रकृति को लेके साथ चलते तो क्या हमको इस बीमारी का सामना करना पड़ता? अब बहुत कम करना पड़ता। पूर्वा जी, ये तो आंकड़े ही बता रहे हैं, आपका सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे मृत्यु दर कम रही है, क्योंकि आज भी जो गांव या ग्रामीण क्षेत्र है वो लोग पर्यावरण के काफ़ी करीब होते हैं। एक तो उनका फिजिकल वर्कआउट होता है सुबह से ही, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत फैसिलिटीज़ होती नहीं है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे शुद्ध आबो हवा होती है, भोजन होता है, उन्हीं के खेत होते हैं। तो जो डेथ रेट था कोविड में वो सिटीज़ का बहुत ज़्यादा था। जी बिल्कुल। तो यही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि यदि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेंगे, जुड़े रहेंगे और हम प्रकृति के साथ चलेंगे, उसके विरुद्ध नहीं चलेंगे, तो ये बीमारियां शायद आपके आसपास भी ना भटके, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उस समय जो ऑक्सीजन की सबको आवश्यकता पड़ी, तो कहीं ना कहीं सभी लोग जो है पर्यावरण के प्रति उनमें सचेत हुए थे। उन्हें लगता था कि नहीं, अगर हम इन्हें बचाएंगे तो ये हमारे जीवन को बचाएंगे। बिल्कुल, लेकिन भारत बहुत ही भोले भाले लोगों का देश है जी। उस वक्त जरूर ये भावना हुई और लोगों ने बहुत उसके प्रति संजीदगी भी दिखाई, लेकिन फिर से लोग अपनी रूटीन लाइफ में चले गए और अभी भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत काम होना बाकी है। बहुत काम होना बाकी है। अजय जी, जैसा कि आपने बताया कि प्लास्टिक को मतलब के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं कि उसका उपयोग ज़्यादा ना किया जाए, तो जो पुरानी परंपरा चलती थी, जैसा आपको याद होगा कि हम जब भोजन करते थे तो दोना पत्तल एक होते थे, पत्तों की प्लेट्स बनाते थे और इस तरह से। और आजकल तो शादी वगैरह में भी आपने देखा प्लास्टिक और फाइबर की प्लेट्स यूज़ करती हैं। तो आपको लगता है कि पुराने जो हमारे पारंपरिक चीज़ें थी, जो हमारी परंपराएं थी, वो प्रकृति के संरक्षण के लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण थी? बिल्कुल थी। और जो सनातन संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, उसकी तो विशेषता ही है कि हमने तो प्रकृति के हर एक तत्व को अपनाया है, उसको ईश्वर माना है। हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन में खाना होता था। जी जी, मिट्टी के बर्तन में खाना होता, घड़े और वो यूज करते थे, घड़े यूज करते थे, हांडियाँ यूज होती थी, चूल्हे पे लकड़ी पे भोजन बनता था, एक जमाना था। खैर अब लकड़ी पे तो संभव नहीं, क्योंकि इसके लिए फिर वृक्ष काटने पड़ेंगे, लेकिन हमारी संस्कृति में प्रकृति को बहुत अपनाया गया है और हम लोग हमेशा प्रकृति के साथ चलें। वृक्ष पूजा पूरी दुनिया में किसी संस्कृति में नहीं है। जी बिल्कुल। भारत के अलावा हर प्रकार के मौसम, हर प्रकार के जीव जंतुओं की पूजा, सब भगवानों के साथ कोई ना कोई जानवर जोड़ दिया गया, ये भी हमारी संस्कृति है। जी जी बिल्कुल। माँ भवानी के साथ शेर को, भोलेनाथ के साथ सर्प को, हर एक जीव की संरक्षण, उसकी उपासना और हर एक को महत्व, ये हमारी संस्कृति है। और यदि पूरा विश्व इस संस्कृति को अपना लेना पूर्वा जी, तो शायद एनवायरनमेंट पे कोई कार्यक्रम करने की आवश्यकता ही ना पड़े। जी बिल्कुल, मतलब जो हमारी पुरानी परंपराएं, धरोहर थी, जो हमारे पूर्वज थे, वो पहले से ही प्रकृति संरक्षण का संदेश हमको देते हुए चलते थे और ये बताते थे कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। बिल्कुल, सुबह शाम आप देखिए, आज भी मैं अपनी मम्मी की बात करूंगा और तमाम घरों में ऐसे ही होता है कि तुलसी का एक वृक्ष अभी भी होता है, उसके आप आसपास परिक्रमा करते हैं, उसको दीपक लगाते हैं। इसका क्या मतलब है कि आप पर्यावरण की उपासना सुबह होते ही कर रहे हैं और शाम को भी दीपक लगा रहे हैं। तो वृक्षारोपण तो अब हो रहा, हमारे यहाँ तो शुरू से तुलसी होती थी आंगन में, केले का वृक्ष होता था, दुनिया भर के वृक्ष होते थे। तो ये तो हमारी संस्कृति की खूबसूरती है। नहीं बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आता है और शायद दर्शक भी जानना चाहते होंगे। अजय जी, आजकल इलेक्ट्रिक चीज़ों का उपयोग बहुत चल रहा है, चाहे हम केटल का उपयोग करें या माइक्रोवेव का उपयोग करें, फ्रिज है, इस तरह के हमारे खाने को संरक्षित करने के लिए या गर्म करने के लिए। तो आपका क्या कहना है, ये हमारे पर्यावरण के लिए कितनी ज़्यादा सुरक्षित है? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है पूर्वा जी, या और इवन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी? बिल्कुल भी ना। स्वास्थ्य के लिए देखिए, जो स्वास्थ्य के खिलाफ होगा वो पर्यावरण के खिलाफ होगा, ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। पर्यावरण शुद्ध है तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा है, दोनों ही चीज़ें रिलेवेंट है। और ये
तमाम चीज़ें जो हैं जब से ये आई हैं जी, तब से पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन लोग बीमार भी बहुत हो रहे हैं बीमार भी बहुत हो रहे हैं। क्योंकि जी, माइक्रोवेव की वजह से उनको ये फैसिलिटी मिलती है कि वो रात को 12 बजे भी आते हैं तो 2 मिनट में खाना गर्म करते हैं और उसको खाने लगते हैं। तो कुल मिला के यदि उनको जब से ये फैसिलिटी मिली है तो बासी खाना बहुत देर के बाद भी खाया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, सेकंड, उससे जो वेव्स निकलती हैं माइक्रोवेव से वो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो उसमें भी अब एडवांसमेंट आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, मतलब ये विज्ञान है, विज्ञान में भी एक शब्द आता है वी के बाद ज्ञान। तो थोड़ा सा हमारे को ज्ञान भी होना चाहिए बिल्कुल कि ये विज्ञान हमें कहाँ लेकर जा रहा है, कहाँ लेकर जा रहा है। जी, ये तो पर्यावरण की हमने बात की। अजय जी, हमने जानते हैं कि आप पर्यावरण के साथ साथ, संरक्षण के साथ साथ और सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी सक्रिय हैं। जी। बच्चों के लिए भी करते हैं, महिलाओं के लिए भी कई आपके कार्य चल रहे हैं, डोनेशन, ब्लड डोनेशन है, इस तरह के कार्य भी आप सेवा कार्य करते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि उसके बारे में भी कुछ प्रकाश आप डालें। ब्लड डोनेशन से मैं शुरुआत करता हूँ, एक एक जल्दी ख़त्म करता हूँ कि जो ब्लड डोनेशन है वो तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है रक्तदान की। अब अक्सर आप देखोगे अपनी दिनचर्या में कोई ना कोई फ़ोन आ ही जाता है कि इस ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है और लोग परेशान रहते हैं। तो ब्लड डोनेशन तो होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है दुनिया में। और दूसरी बात, ये इससे मैं इसलिए जुड़ा कि मैं जब मीडिया में हम लोग होते हैं तो हमारा सर्कल बहुत बड़ा होता है और हर दिन बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते थे कि इस ग्रुप का ब्लड करा दीजिए या आप अपने चैनल पे दिखा दीजिए हमारा कोई पेशेंट एडमिट है। तो मुझे लगा एनवायरनमेंट हमारा एक कॉज तो है ही मेजर, लेकिन उसकी वजह से हम ये छोटे छोटे एलिमेंट नहीं छोड़ सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो हमने वो काम शुरू किया। जब मैं अभी सर्दियाँ बहुत थी अभी भोपाल में, आज हम लोग भोपाल में ही शूट कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं, उसमें से कुछ मेंटली रिटार्डेड लोग थे। अच्छा। और वो मेंटली रिटार्डेड लोग जो थे उनको ये भी सेंस नहीं था कि उनको ठंड लग रही है। तो एक बुजुर्ग दादा को मैंने देखा था, न्यू मार्केट में एक कॉरिडोर है वहाँ पे, और वो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा था, बट उसको ये सेंस नहीं था, हालांकि एक बोरा था उसके पास, कि मैं उसको ढक लूं या मेरे साथ हो क्या रहा है। जी। लंबी बाल, लंबी दाढ़ी, और उस दिन मैं बहुत विचलित हुआ। और क्रिसमस की रात को हमने फिर एक प्रोग्राम किया कि क्रिसमस को बड़ा दिन बोलते हैं, लेकिन बड़ा दिन बोलने से कोई दिन बड़ा होता नहीं है। उस दिन कोई बड़ा कार्य भी करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा कार्य, हमने यही कार्य उठाया। मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर्स आए जो कहीं ना कहीं आजकल के जो युवा हैं वो रात को पार्टीज वगैरह भी करते हैं कभी कभार, और उनको अधिकार भी है, लेकिन वो सब अपनी पार्टीज छोड़कर कि सर आज हम रात भर कंबल बांटेंगे। क्या बात है। और पूरी रात कंबल बांटा पूर्वा जी। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको सेंस ही नहीं था कि उन्होंने लास्ट टाइम शेव कब करी या नहाए कब थे, लेकिन जब आप उनको कंबल उड़ा रहे थे, वो वीडियोस हमारे पास हैं, तो थोड़ी देर बाद उनकी वाइब्रेशन बंद होगी उनके शरीर की, और लेकिन उनको इतनी शक्ति नहीं थी कि वो ये भी देख पाए कि हमको कंबल उड़ाया किसने। जी। और कई लोगों को हमने कंबल उड़ाया तो नीचे देखा कि फ्लोर पे कुछ नहीं है, 5-6 डिग्री का टेम्परेचर, एक व्यक्ति ठंड में कप आ रहा है जी, और फ्लोर पे कुछ नहीं है, तो एक कंबल हमको नीचे बिछाना पड़ा। जब ये वीडियो हमारा वायरल हुआ, इतने सारे लोगों के फोन आए कि सर हम आपको कितने ब्लैंकेट दे दें। तो मैं हमेशा अपनी टीम को बोलता हूँ कि कोई भी अच्छा कार्य आए, आप ये मत सोचो आपके पास संसाधन कितने हैं, पैसे कितने, एक कदम आप बढ़ाओ सच्ची नियत से, बाकी 9 कदम भगवान आपको बढ़ाएगा। सही बात है कि हमको आगे, हम एक कदम बढ़ाएंगे तब लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तो प्रेरित होंगे। अजय जी, एक कुछ बच्चों के लिए भी आप नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे। स्ट्रीट बॉयज का एक कॉन्सेप्ट हम लेकर आए थे। 2 कॉन्सेप्ट है उसमें पूर्वा जी। एक तो ये था कि बच्चे जो चौराहों पर जो बेचते हैं सामान, तो लोग बोल देते हैं यार छोटा बच्चा है, इसके हाथ पैर चल रहे हैं, तो पहले तो वो भीख मांगते थे, तो अब उनको भीख नहीं मांगनी चाहिए, तो वो सामान बेचने लगे, स्माइली, कहीं 15 अगस्त आता है तो फ्लैग, कहीं पेन, कहीं ईयरबड्स, कुछ ना कुछ। तो मुझे लगा कि ये बच्चे जब गाड़ियों को खटखटाते हैं तो लोग अपनी कार का कांच भी नहीं खोलते हैं, और पता नहीं उनको 2-5 रुपए का सामान लेने में क्या दिक्कत होती है। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि इनको मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत वो कर रहे हैं अखबार, हालांकि बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए। किसी भी बच्चे को अपनी एज पूरी होने तक कोई काम करने की आवश्यकता ना पड़े, मेरी मनोकामना है। लेकिन यदि वो कुछ कर रहा है और जब तक वो स्थिति बनती नहीं है तब तक आप उससे कुछ खरीद तो सकती हैं, मदद कर सकते हैं उसकी। और उसके लिए मेरी टीम ने एक 15 अगस्त को एक कार्यक्रम किया था कि जिसमें वो पूरी टीम जाती थी, पढ़े लिखे लोग कॉलेज के, और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, अच्छी वेल ग्रूम गर्ल्स, तो कोई भी उनको इग्नोर नहीं करता, और वो बच्चों का सामान बेच रहे हैं। तो वो एक मूवमेंट हुआ, और तब एक और आइडिया। अच्छा, यानी आपने उन बच्चों का सामान लेके और पूरा सामान उस दिन 15 अगस्त को भोपाल में बहुत बारिश थी, आप रिकॉर्ड चेक करिएगा, और हमारी टीम लगातार बारिश में सुबह से शाम तक, मतलब बच्चों के पास सामान खत्म हो गया था उस दिन। हमने इतना सामान बेचा है उनका, बहुत बढ़िया। और उसका हमने टाइटल भी दिया था कि एक दिन हमने गरीब बच्चों की लाइफ जी, और सामान बहुत इजीली बिका।
अब उसके बाद उसी दिन मुझे क्लिक हुआ कि वहाँ पे एक बच्चा था गरीब, और एक जो हम पिज़्ज़ा खाते हैं उसका एक पैकेट पड़ा हुआ था, तो उसने उसको चाटा, जो उसमें चीज़ वीज़ कुछ चिपका रह जाता, सॉस। जी। अब मैंने कहा इसको तो, ये बच्चा तो चीज़ जो थोड़ा सा चिपका हुआ है किसी का झूठा, उसी पे इतना खुश हो रहा है। अच्छा, उसका कसूर क्या है? वो एक 7-8 साल का बच्चा है, वो एक ऐसे परिवेश में आया कि उसको ये सब करना पड़ रहा है। अब मेरे को बहुत दुख हो गया, और तब से लेकर आज तक मैंने तो पिज़्ज़ा नहीं खाया। बहुत ही ज़्यादा वो दिल को टच कर गया। तो फिर हमने एक कार्यक्रम तैयार किया, किंग ऑफ द डे, जिसमें हम सारे गरीब बच्चों को, जितने हम कर पाए, अभी हम 20 बच्चों की बात हमारी हुई है, उनको हम एक दिन बिल्कुल राजा की जिंदगी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये तो आपका, जिएंगे पूर्वा जी। तो सुबह उनको मूवी दिखाएंगे, फिर मॉल लेके जाएंगे, फिर उनको खाना खिलवाएंगे। और फिर हमको बहुत सारे लोग आ गए जो कह रहे हैं उनकी एजुकेशन और हेल्थ अब हम इन बच्चों की उठा लेते हैं। अच्छा, यानी सही बात है कि अगर हम कुछ करना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, तो सिर्फ मन होना चाहिए, है ना जी? हम एक भूख होना चाहिए कुछ करने के लिए, ताकि हम समाज को कुछ दे सकें। हम किसी के कहने का इंतज़ार नहीं कर सकते, कोई हमें आके बोले कि नहीं आपको ये अच्छा कार्य करना है। मतलब हमें सब प्रेरणा होनी चाहिए कि नहीं, हमें लोगों का जो है उनका साथ देना है, उनके लिए कुछ करना है ना। बहुत ही बढ़िया, आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं चाहूँगी कि आप जो इस तरह के काम कर रहे हैं, बच्चों को लाके और एजुकेशन के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें किंग ऑफ द डे बना रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इन बच्चों का फ्यूचर भी हम सेव कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं। हम बहुत सारा हम लोग वैसा भी काम कर रहे हैं कि जहाँ पे इन बच्चों की पूरी एजुकेशन, देखिए बच्चों के लिए सबसे प्राइमरी एजुकेशन है। हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, यदि वो इतनी सी भी डिमांड कर ले तो माता पिता अपनी पूरी सैलरी दाव पे लगा देते हैं। जी बिल्कुल। और वो एक गरीब बच्चा जो खिलौना नहीं ले पा रहा है, जो सिर्फ एक किसी अच्छे खाने पीने की जगह को बाहर से देख रहा है, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। हम उसको एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, हम उनका हेल्थ पूरा ले सकते हैं, उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराएं टाइम टू टाइम, क्योंकि यदि उसका शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग स्वस्थ रहेगा, तो वो बच्चा ग्रो करेगा। और यदि हम इसमें काम कर पाए, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन जितना समाज आगे आएगा होगा तो कंट्रीब्यूशन से ही। और जब आप उस सड़कों पे निकलोगे और वो बच्चे कम होते जाएंगे, और पता लगा उसमें से कोई बच्चा कहीं कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, या हो सकता है वो दूसरे बच्चों के लिए कुछ करना शुरू कर दे। जब हम उनके लिए करेंगे तो निश्चित तौर पर वो यही देखेंगे, तो आगे चल के बच्चे भी यही देखेंगे तो वही सीखेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रयास हम कर रहे हैं, हमारे जो स्कूल एजुकेशंस या इस तरह के जो विभाग हैं, वो भी अगर इसमें सम्मिलित होके इस तरह से उन बच्चों को बढ़ावा देने लगे या कुछ है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छे विकसित समाज की जो कल्पना है उसको हम साकार कर सकते हैं। देखिए, शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं, और वो हमसे आइडियाज़ कई बार बोलते भी हैं कि कुछ आपके पास अच्छा कार्यक्रम हो तो दीजिए जी। तो हमको कोई परेशानी नहीं, हम उनको बताते भी हैं कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, ये 10-20 बच्चे हैं जो हमने पिक किए हैं, और आपकी इतनी सारी योजनाएं, क्यों ना आप अपनी योजनाओं को डायरेक्ट इनको लाभान्वित कर दें, क्योंकि बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि हमें कौन से विभाग में जाना है। अच्छा, उनके माता पिता ऑलरेडी दरिद्र हैं, उनको भी नहीं पता है, वो तो सरकारी ऑफिस जाने से डरते हैं, तो हम ही पहुंच जाएं उन तक। नहीं, बिल्कुल, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि चाहे महिलाओं का उत्थान के लिए कदम हो, चाहे बच्चों के लिए हो या समाज के लिए हो, बुज़ुर्गों के लिए हो, हम सबको जहाँ अगर समाज में कोई कुरीति या कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसे हम सक्षम हैं मिटाने के लिए, तो निश्चित तौर पर हम सबको आगे आना चाहिए। संवेदनशील होना चाहिए। अजय जी, मैं चाहूँगी कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को भी एक मैसेज दें कि किस तरह से वो भी आगे आकर इन समाज कार्य में अपनी सेवा का अपना जो संकल्प है वो ले सकते हैं और इस यज्ञ में आहुति दे सकते हैं। तो मैं तो दर्शकों को यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि आपके पास बहुत संसाधन हो। एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति और लिमिटेड संसाधन, 2-4 लोग मिलके, एक आदमी मिलके भी बहुत काम कर सकता है। ये हम देखते आ रहे हैं, और हम मनुष्य हैं, हमको भगवान ने ये शक्ति दी है कि हम संवेदनशील है, हमें दूसरों का दुख और दर्द तकलीफ़ महसूस होती है। तो यदि हम सिर्फ ढंग से महसूस कर लें, जैसे हम अपने परिवार के लिए करते हैं, तो समाज को अपना परिवार मान लें, तो निश्चित तौर पे आपके कदम हाथ दोनों नहीं रुकेंगे, आप लगातार चलते जाएंगे। और सेटिस्फेक्शन यही मिलता है पूर्वा जी, हम कुछ भी कर लें, बट जब वो दादा आपको आशीर्वाद देता है रात को, जिसको आपने ठंड में बचाया है, तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी सार्थक हो गई, सफल हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, इतने अच्छे संदेश के लिए और हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्ते।